एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद चित्रलेखा। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल स्टडी विद चित्रलेखा में। जैसा कि मेरा प्रॉमिस है, मैं आप लोगों के लिए डेली एक प्रैक्टिस सेट लेकर के आऊँगी यूपीपी के री एग्ज़ाम का। जब तक कि आपका ये री एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं हो जाता तब तक आपको रोज़ एक नया प्रैक्टिस सेट नए क्वेश्चंस के साथ, जिसमें कि टारगेटेड रहेगा जीके, जीएस और करंट अफेयर्स। ठीक है, तो आज प्रैक्टिस सेट नंबर 14 के साथ हमारी क्लास होने जा रही है। अपनी क्लास को शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले मैं अपने उन दोस्तों से ये कहना चाहूँगी जो चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ अपने स्टडी ग्रुप्स में इसको शेयर भी करिएगा, जिससे कि वो लोग भी अच्छे से अपनी प्रैक्टिस कर पाएँ। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ आपको बेल आइकन भी प्रेस करना है, नोटिफिकेशंस ऑन करने हैं, जिससे कि आने वाले सभी वीडियोस की जानकारी आपके पास सबसे पहले पहुंचेगी। और जब जानकारी पहुंचेगी तब ये होगा कि आप लोग जो रिवीजन है आपका, आप जल्दी से जल्दी कर लोगे और आप लोगों के पास बैकलॉग नहीं इकट्ठा होगा। ठीक है, रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है और प्रैक्टिस सेट के द्वारा हम एक अच्छा तरीका फॉलो कर सकते हैं रिवीजन का। ठीक है, तो चलिए हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं और आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। बिना गढ़ वाला हड़प्पा स्थल कौन सा है? अर्थात ये कहना क्वेश्चन चाह रहा है कि ऐसा कौन सा हड़प्पा स्थल है जहां पर कोई भी किला या प्राचीर नहीं मिला है। ठीक है, तो बिना गढ़ वाला या किले वाला एकमात्र हड़प्पा स्थल जो है उसका नाम चहुंदड़ो है। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चहुंदड़ो में कोई भी किला नहीं मिला है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। हड़प्पा के किस स्थल से घोड़े के निशान मिले हैं? तो सुरकोटदा जो है यहाँ से घोड़े के निशान मिले हैं, घोड़े की नाल मिली है। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। निम्नलिखित में से क्या हड़प्पा सभ्यता की सबसे अनूठी विशेषता थी? तो देखिए, हड़प्पा सभ्यता की सबसे अनूठी विशेषता ये थी इसकी नगर नियोजन प्रणाली। ठीक है, जो हड़प्पा सभ्यता थी ये इस प्रकार से नियोजित की गई थी कि सड़कें आपस में समकोण पर काटती थीं। ठीक है, और नालियों को जो बनाया गया था इनको पक्का बनाया गया था। घर के दरवाजे और खिड़कियां जो है मुख्य मार्ग पर नहीं खुलते थे, मेन रोड में नहीं खुलते थे, गली में खुलते थे। ये सारी विशेषताएं हड़प्पा सभ्यता की विशेषताएं हैं। तो नगर नियोजन हड़प्पा सभ्यता की सबसे अनूठी विशेषता है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। सिंधु सभ्यता के लोग किस जानवर के बारे में नहीं जानते थे? तो देखिए, हाथी, बाघ और हिरन, इन तीनों जानवरों के बारे में हड़प्पा सभ्यता के लोग जानते थे, सिंधु सभ्यता के लोग जानते थे, लेकिन शेर के बारे में इनको कोई ज्ञान नहीं था। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। हड़प्पा के लोगों की धार्मिक प्रथाओं के विषय में से निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सत्य है? तो देखिए, हड़प्पा सभ्यता के लोग मंदिरों में पूजा नहीं करते थे। ठीक है, खुदाई में कोई भी मंदिर या पूजा स्थल नहीं पाया गया है और पुजारियों के वर्ग का भी कोई साक्ष्य नहीं मिला है। ठीक है, वे पशु देवताओं की पूजा भी नहीं करते थे। वैदिक काल में, वो भी उत्तर वैदिक काल में, जो पशुपति थे उनकी पूजा शुरू हुई। पूषण कहलाते थे वे। ठीक है, और वे शूद्रों के देवता बन गए थे। ठीक है, तो जो इसमें करेक्ट ऑप्शन होने वाला है कि कोई भी मंदिर नहीं मिला है, हड़प्पा की खुदाई के समय कोई भी मंदिर का साक्ष्य नहीं मिला है। तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता हड़प्पा के समकालीन थी? तो जो मिस्र की सभ्यता है, ठीक है, मिस्र की सभ्यता हड़प्पा के समकालीन थी। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लोग देख लेते हैं। हड़प्पा सभ्यता 2600 से 1900 ईसा पूर्व के बीच की है और इसके पहले के और बाद में भी कुछ संस्कृतियां थी जिन्हें पूर्व हड़प्पा और बाद में हड़प्पा के नाम से जाना जाता था। हड़प्पा काल में मोहर, मणि, भार, पत्थर के ब्लेड और पके हुए ईंटों की विशेषताएं होती थी, जिसे परिपक्व हड़प्पा कहा जाता है। ठीक है, मिस्र की सभ्यता क्या है? 5500 ईसा पूर्व से शुरू हुई और नील नदी के किनारे 2 प्रमुख राज्य विकसित हुए। इतिहासकार इन्हें ऊपरी मिस्र और निचला मिस्र कहते हैं। 3200 ईसा पूर्व के आसपास मिस्र के एक शासक राजा नॉर्मर, इन्हें कभी कभी मेंस भी कहा जाता है, के तहत एक साथ लाया गया था। मतलब ऊपरी मिस्र और निचले मिस्र को एक साथ मिला दिया गया था और ये मिस्र की सभ्यता की शुरुआत के रूप में मान्यता प्राप्त है। ठीक है, प्राचीन मिस्र दुनिया का सबसे महान और शक्तिशाली सभ्यताओं में से एक था। ये 3150 ईसा पूर्व से लेकर के 30 ईसा पूर्व तक 3000 वर्षों तक चला था। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा, 3000 वर्षों तक जो मिस्र की सभ्यता थी वो चली थी। अगले क्वेश्चन पर आएंगे हम।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से हड़प्पा लिपि के बारे में कौन सा सत्य कथन है, हमें बताना है। तो देखिए, हड़प्पा की जो लिपि है ज़्यादातर दाएं से बाएं ओर लिखी जाती थी। मतलब वैसे तो हम हिंदी लिखते हैं तो बाईं तरफ से इस तरीके से हमारी कुछ लाइंस चलती हैं, लेकिन इसको उर्दू की तरह लिखा जाता था ऐसे पीछे की तरफ से, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे, सिंधु सभ्यता है कौन सी सभ्यता है, ये हमें बताना है। तो सिंधु सभ्यता जो है कांस्य युगीन सभ्यता है, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, इनमें से कौन सिंधु सभ्यता का प्रयोग करने वाला पहला व्यक्ति था। तो सबसे पहले सर जॉन मार्शल जो हैं, इन्होंने इस शब्द का प्रयोग किया था, सिंधु सभ्यता शब्द का प्रयोग किया था। तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे है। तो मोहनजोदड़ो जो है सिंधु नदी के किनारे है, ये कश्मीर में पड़ता है। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पर स्थित है। सिंधु नदी भारतीय उपमहाद्वीप में उत्तर गंगा के मैदान की मुख्य नदियों में से एक है, ठीक है। और भारतीय राज्य जम्मू और कश्मीर और पाकिस्तान की लंबाई के साथ अरब सागर तक ये बहती है। मानसरोवर की झील के पास से ये निकलती है, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। सिंधु नदी और गिलगिट और पाकिस्तान से गिलगिट से बहती हुई पाकिस्तान मतलब बाल्टिस्तान की ओर चली जाती है। और भी कुछ इसमें फैक्ट दे रखे हैं, ये आप लोग वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दी, मोहनजोदड़ो की जो खोज हुई थी 1922 में हुई थी। किसने की थी? आर.डी. बनर्जी, ठीक है, राखलदास बनर्जी इनका पूरा नाम हो जाएगा। राखलदास बनर्जी ने जो है सिंधु सभ्यता की खोज की थी। अच्छा, मोहनजोदड़ो की बात हो रही है, सिंधु सभ्यता की नहीं। मोहनजोदड़ो की जो खोज है राखलदास बनर्जी के द्वारा 1922 में की गई थी। और 1980 में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल भी घोषित किया है, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, धार्मिक संस्कारों से संबंधित वेद कौन सा है। तो धार्मिक संस्कारों से संबंधित जो वेद है ये यजुर्वेद हो जाएगा। यहाँ पर यज्ञ की विधियाँ और राज्याभिषेक और यज्ञोपवीत संस्कार, ये सारी चीज़ें जो हैं, जो 16 संस्कार होते हैं, ये सारी चीज़ें किस में दे रखी हैं? यजुर्वेद में दे रखी हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ऋग्वेद में क्या दिया गया है? ऋग्वेद में प्रार्थनाएं ऋचाएं दी गई हैं। सामवेद संगीत से संबंधित है, ठीक है। और जो अथर्ववेद है ये अथर्वा ऋषि द्वारा लिखा गया है। इसमें कर्मकांड, जादू टोना, तारण मारण टाइप की चीज़ें दी गई हैं अथर्ववेद में। तो ये चीज़ें भी आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे, किस वेद में इंद्र की स्तुति की लगभग 250 ऋचाएं हैं जिन्हें नगर को नष्ट करने वाला बताया गया है। तो 250 ऋचाएं ऋग्वेद में हैं इंद्र के लिए, और इंद्र को ऋग्वेद में सबसे प्रमुख देवता बताया गया है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, उत्तर वैदिक साहित्य के अनुसार भारत के 3 व्यापक विभाजन क्या हैं। तो उत्तर वैदिक काल में भारत 3 व्यापक विभाजन जो है वह ये हो जाएंगे, आर्यावर्त, मध्य देश और दक्षिणापर्थ। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, उत्तर वैदिक काल के दौरान निम्नलिखित नदियों में से किन नदियों का उल्लेख किया गया था। उत्तर वैदिक काल में गंगा और यमुना नदी का उल्लेख किया गया है। तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। और अगर ऋग्वैदिक काल की बात करें तो उस समय सबसे पवित्र नदी कौन सी होती थी। तो उस समय सबसे पवित्र नदी जो है वह सरस्वती थी, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आएंगे हम लोग, और ये देखिए आपके लिए कुछ फैक्ट यहाँ पर दिए हैं गंगा और यमुना के उत्तर वैदिक काल के बारे में, वो आप लोग इसको वीडियो को पॉज करके देखेंगे, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। महायज्ञ क्या थे? यज्ञ जो केवल कुलीन और धनी लोग कर सकते थे। तो महायज्ञ वे यज्ञ थे जो किसी धनी व्यक्ति और राजा के द्वारा किए जाते थे। ये क्वेश्चन थोड़ा करेक्ट करिएगा, ये महायज्ञ क्या थे, आपका क्वेश्चन यहाँ से है। और यज्ञ जो केवल कुलीन व्यक्ति, ये इधर आएगा, यहाँ ऑप्शन नंबर 1 से कनेक्ट होगा। यज्ञ जो केवल कुलीन और धनी व्यक्ति करते थे, ठीक है, और या फिर राजा के द्वारा ही किए जाते थे। और राज्याभिषेक जो है वो महायज्ञ कहलाता था। तो ऑप्शन 2 ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा, ए और बी दोनों, कि ये महायज्ञ ऐसे यज्ञ जो केवल धनी और कुलीन व्यक्तियों के द्वारा किए जाते थे और राजा के द्वारा किए जाते थे। राज्याभिषेक के दौरान जो यज्ञ होता था वह भी महायज्ञ कहलाता था। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, न्यायिक कार्य से संबंधित ऋग्वेद जनजातीय सभा का नाम क्या था। तो न्यायिक कार्य से संबंधित ऋग्वेदिक जनजातीय सभा का नाम था सभा, ठीक है, सभा। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं,
प्रारंभिक वैदिक काल में सबसे मूल्यवान संपत्ति कौन थी? तो मवेशी सबसे मूल्यवान संपत्ति थी उस समय। प्रारंभिक वैदिक काल अर्थात ऋग वैदिक काल में गाय को बहुत मान्यता दी जाती थी, वही व्यक्ति की सबसे महत्वपूर्ण संपत्ति थी। तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट ऑप्शन होगा। अगर मवेशी की जगह पर गाय आता है तो आप लोग गाय को टिक करोगे। ठीक, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। उत्तर वैदिक काल में कर वसूल करने वाले को क्या कहा जाता था? इसे तक्षण कहा जाता था। कर वसूल करने वाले को तक्षण कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। सूरसेन महाजनपद की राजधानी कहाँ पर थी? ये मथुरा में थी। सूरसेन मथुरा की राजधानी है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आएंगे। चंड प्रघोत किस प्राचीन गणराज्य का शासक था? तो चंड प्रघोत जो है अवंती गणराज्य का शासक था, ये भी याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। कौन सा महाजनपद 8 गणतांत्रिक कुलों का संघ था? तो जो वज्जी महाजनपद था, ठीक है, ये 8 गणतांत्रिक कुलों का संघ था। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। वज्जी की रियासत पूर्वी भारत में गंगा के उत्तर में नेपाल की पहाड़ियों तक फैली हुई थी। इतिहासकार वज्जी को कुल 8 कुलों का संघ मानते हैं। ठीक है, यह बुद्ध की सुमंगला वासिनी के संदर्भ पर आधारित है। और बाकी के जो फैक्ट्स हैं ये आप लोग वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हो। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। मगध के निम्नलिखित शासकों में से किसे कहा जाता है कि उन्होंने वज्जियों को हराने के बाद बुद्ध की सलाह लेने के लिए वासकार नाम के अपने मंत्री को भेजा था? तो बेसिकली क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि निम्नलिखित राज्य में से कौन से राज्य का शासक था जिसने कि जो है वज्जियों को हराया था? ठीक है, या फिर वासकार को किसने बुद्ध की सलाह लेने के लिए भेजा था? तो देखिए, इस क्वेश्चन को एक बहुत अच्छा तरीका है सॉल्व करने का। हो सकता है ये क्वेश्चन आपको समझ ना आए, कभी इस तरीके के क्वेश्चन फंस जाते हैं तो हम वहाँ पे एलिमिनेशन लगाते हैं। एलिमिनेशन कैसे लगाते हैं? अच्छा देखो, बिंबसार जो है ये बिंबसार शिशुनाग वंश का संस्थापक था। ठीक है, ये बात भी आप लोग ध्यान रखिएगा। और ये जो बिंदुसार है, बिंदुसार आजीवक संप्रदाय को मानने वाले थे। ठीक है, तो कौन सा राजा किस धर्म को मानता था, किस संप्रदाय को मानता था, ये भी चीज़ आप लोग अगर इस क्वेश्चन में लगाना चाहो तो लगा सकते हो। देखो, बुद्ध को सलाह लेने के लिए अपने मंत्री को वही भेजेगा जो बौद्ध धर्म का अनुयायी होगा। ठीक है, तो देखो बिंबसार जो था ये जैन धर्म का अनुयायी था। बिंदुसार आजीवक को मानते थे। शिशुनाग ना जैन को मानते थे ना बौद्ध को मानते थे। तो ये तीनों ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे। ठीक है, अजातशत्रु जो था, अगर आप लोगों को ध्यान हो, आपने बौद्ध संगीतियाँ पढ़ी होंगी। अगर नहीं पढ़ी हैं तो आप लोग बौद्ध धर्म का जो वीडियो है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसको देख लीजिएगा। आपको वहाँ पे बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई सारी जानकारी आप लोगों को मिल जाएगी, संगीतियाँ मिल जाएंगी, बौद्ध धर्म का जो इतिहास है वो मिल जाएगा, कहाँ कहाँ पर महात्मा बुद्ध ने उपदेश दिए, और जो बौद्ध साहित्य है वो भी आपको मिल जाएगा। पूरा बौद्ध धर्म आपको क्लियर हो जाएगा। केवल 35 मिनट की क्लास है, उसमें बौद्ध धर्म से आपको कोई डाउट नहीं बचेगा। तो आप लोग चाहो तो उसको देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक, अच्छा, जो अजातशत्रु था इसी के समय पहली बौद्ध संगीति हुई थी। कहाँ पर हुई थी? राजगृह में हुई थी। तो यहाँ से ये बात स्पष्ट हो जाती है कि अजातशत्रु जो है बौद्ध धर्म का अनुयायी था। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है ये अजातशत्रु ही है। अजातशत्रु ने अपने मंत्री वासकार को वज्जियों को हराने के बाद भेजा था महात्मा बुद्ध के बाद पास उनसे सलाह लेने के लिए। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। नंद वंश का संस्थापक कौन था? नंद वंश का संस्थापक जो है महापद्म नंद था। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगर आपके सामने कभी क्वेश्चन आए कि मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य ने किसको हराकर या किसको मारकर मौर्य वंश की स्थापना की थी, तो धनानंद को हरा करके या फिर घनानंद को हरा करके चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आता है एग्जाम में, कई बार पूछा गया है, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सिकंदर ने किसके शासनकाल के दौरान भारत पर आक्रमण किया था? तो घनानंद के शासनकाल के दौरान सिकंदर ने आक्रमण किया था। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं, दूसरी बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुई थी? तो कालाशोक जो है इसके शासनकाल में हुई थी। दूसरी बौद्ध संगीति कहाँ पर हुई थी? वैशाली में हुई थी। ठीक है, याद रखिएगा, वैशाली में हुई थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। उदयन ने मगध
की राजधानी पाटलिपुत्र को कहाँ पर स्थानांतरित किया था, मतलब पाटलिपुत्र जो राजधानी बनाई थी कहाँ से स्थानांतरित की थी। तो उदयन ने जो मगध की राजधानी थी, पुरानी राजधानी राजगृह, उसको स्थानांतरित करके पाटलिपुत्र बना दिया था। ठीक है, तो मगध की अगर आप लोगों से कभी क्वेश्चन पूछा जाए, मान लो ऑप्शन में दे दिया जाता है कि मगध की कौन कौन सी राजधानियां रहीं, तो पाटलिपुत्र और राजगृह, ठीक है, ये दोनों राजधानियां रही हैं मगध की। इनको ध्यान रखिएगा, इस तरीके का कभी क्वेश्चन बने तो उसको करेक्ट करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। भारत के प्राचीन इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य के राजा ने अपने राजा के बीमार होने पर मगध साम्राज्य का एक शाही चिकित्सक प्राप्त किया था? तो देखिए, अवंती के जो राजा थे उनके इलाज के लिए मगध के जो राजा थे, मगध ने एक शाही चिकित्सक भेजा था। तो ऑप्शन नंबर जो है 4 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। कौन सा बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का वर्णन करता है? तो अंगुत्तर निकाय जो है ये एक बौद्ध ग्रंथ है। ठीक है, इसमें 16 महाजनपदों का वर्णन किया गया है। ठीक, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब यहाँ से हम कुछ करंट अफेयर और स्टैटिक जीके देखने जा रहे हैं। पहला कृत्रिम उपग्रह स्पुतनिक 1 किसने लॉन्च किया था? तो सोवियत संघ ने लॉन्च किया था स्पुतनिक 1। ठीक है, और स्पुतनिक नाम से ही सोवियत संघ ने अपनी कोविड की एक वैक्सीन भी लॉन्च की थी, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। नोबेल शांति पुरस्कार जीतने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो नोबेल शांति पुरस्कार जीतने वाले प्रथम व्यक्ति हेनरी द्वितांत थे। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। शांति के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था, जिनका कि पूरा नाम था जीन हेनरी ड्यूनेट लिखा है या ऊपर दुतांत था, तो इससे कंफ्यूज नहीं होइएगा, जीन हेनरी याद रखिएगा। ठीक है, और नोबेल पुरस्कार के कुछ फैक्ट देख लेते हैं। नोबेल पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल ने शुरू किया था। कब किया था? 1895 में शुरू किया था। और 5 श्रेणियों के अंतर्गत जो है दिया जाता है ये पुरस्कार, भौतिकी, रसायन, साहित्य, शांति और चिकित्सा के क्षेत्र में। ठीक है, चलिए, और ये जो भी फैक्ट रहे हैं यहाँ पर आप लोग वीडियो पॉज करके देख सकते हो। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? तो ये हो जाएंगी जुन्तो ताबेई। अगले क्वेश्चन पर आएंगे। कागज की मुद्रा जारी करने वाला पहला देश कौन सा था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो कागज की मुद्रा सबसे पहले चीन ने जारी की थी। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। कागजी मुद्रा का उपयोग सबसे पहले वर्ष 806 ईस्वी में चीन में किया गया था। ठीक है, कागज की मुद्रा को फ्लाइंग मनी के रूप में जाना जाता था। उस समय की बात कर रहे हैं जब ये लॉन्च हुई थी। फ्लाइंग मनी शब्द इस तथ्य से आया कि इसमें हवा में उड़ने की प्रवृत्ति थी। ठीक है, इसीलिए इसे फ्लाइंग मनी कहा जाता था। सोंग वंश असली कागज की मुद्रा जारी करने वाला पहला जो है वंश था। ठीक है, 1885 में बैंक ऑफ जापान के द्वारा पहला केंद्रीय बैंक नोट जारी किया गया था, ये भी याद रखिएगा। और बाकी के ये जो फैक्ट हैं ये आप लोग इसको वीडियो पॉज करके पढ़ लीजिएगा। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। संविधान तैयार करने वाला पहला देश कौन था? तो संविधान जो है सबसे पहले अमेरिका के द्वारा तैयार किया गया था। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। और जब औपनिवेशिक काल चल रहा था, औपनिवेशिक काल के दौरान ही लिखित संविधान जो है लागू करने का या रखने का चलन चला था, इसलिए पहला जो ऑप्शन है अमेरिका, ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, एक संविधान क्या होता है? एक व्यवस्थित रूप से लिखा हुआ एक दस्तावेज होता है जहां पर किसी देश में लागू होने वाले कानूनों का विस्तृत वर्णन होता है। ठीक है, अमेरिका के संविधान में 7 अनुच्छेद, 1 प्रस्तावना और 1 समापन समर्थन से बना हुआ था। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। बाकी के ये जो फैक्ट्स हैं आप लोग वीडियो को पॉज करके रीड कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित में से फुटबॉल विश्व कप जीतने वाला पहला देश कौन सा था? तो फुटबॉल वर्ल्ड कप जिस देश ने पहली बार जीता था वो है उरुग्वे। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। संयुक्त राष्ट्र के पहले महासचिव कौन बने थे? तो देखिए, इसमें एक ऑप्शन तो आप बहुत अच्छे से एलिमिनेट कर सकते हो, शशि थरूर। शशि थरूर आजकल के नेता हैं, तो ये संयुक्त राष्ट्र के पहले महासचिव नहीं बन सकते, इसमें से इनको एलिमिनेट कर दिया। बान की मून ये जापान के थे, तो मेरे हिसाब से ये नहीं बन सकते। अब मेरे पास 2 ऑप्शन बचे हैं। ठीक है, यू थांट या फिर ट्राइगवे लाई। तो मैं ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन होने वाला है। संयुक्त राष्ट्र के जो पहले महासचिव बने हैं वे ट्राइगवे लाई हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। विश्व का मानचित्र बनाने वाला पहला भूगोलवेत्ता कौन था? मतलब ऐसा कौन भूगोलवेत्ता था जिसने सर्वप्रथम वर्ल्ड मैप या विश्व का मानचित्र बनाया था?
तो एनाक्सीमेंडर जो हैं इन्होंने सर्वप्रथम वर्ल्ड मैप बनाया था। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो इस तरीके से आज की क्लास ये हमारी पूरी होती है और आई होप ये क्लास आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर क्लास पसंद आई है तो क्लास को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ अपने स्टडी ग्रुप में, पीयर ग्रुप में भी शेयर करिएगा। और अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा और नोटिफिकेशंस में ऑल कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाले सभी वीडियोज़ की जानकारी आपके पास सबसे पहले मिल जाएगी। और आज के जो क्वेश्चन है ये 35 क्वेश्चन है, ठीक है। मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा 35 क्वेश्चन में से आपका स्कोर कितना रहा, ठीक है। कॉमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा, फिर उस हिसाब से आप लोग अपनी प्रैक्टिस भी और तेज करिए कि अगर 35 में से जिसका स्कोर ज़्यादा पास रहता है 35 के, तो दैट मीन्स वो अच्छा काम कर रहा है। अगर ज़्यादा कम रहता है तो मतलब आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। तो आज की क्लास को यहीं पे वाइंड अप करेंगे। हम लोग मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू एवरीवन।